हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 4 करने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश का, जो कि है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये एक थोड़ा सा चैप्टर का एक नन्हा सा पार्ट लिया गया है एक बुक से, जो कि रियलिटी में एक डायरी थी एक लड़की की जिसका नाम था एन फ्रैंक। उस डायरी का नाम है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। अब ये एन फ्रैंक कौन थी? बेसिकली गाइज, एन फ्रैंक और उसकी फैमिली जूइश लोग थे उस टाइम पे जब नाजीज़ लोग जर्मनी पे रूल कर रहे थे। उस टाइम पे ज्यूज़ लोगों के साथ बहुत प्रोसिक्यूशन होता है। ज्यूज़ लोग कौन थे? ज्यूज़ लोग बेसिकली वो लोग थे जो इज़राइल में रहते थे, लेकिन फिर बाद में इज़राइल क्योंकि जो देश था वो किसी तरह डाइल्यूट हो गया था, तो इस कारण से वो लोग मतलब वो देश ख़त्म हो गया इज़राइल। तो जितने भी जूइश नेशन के लोग थे वो सब लोग अलग अलग जगहों पे एज अ रिफ्यूजी बस गए थे। तो कुछ ज्यूज़ लोग जर्मनी में बस गए थे, लेकिन जब नाज़ी रूल आया तो जो हिटलर थे और जो उनके लोग थे उन लोगों ने ज्यूज़ लोगों को परसिक्यूट करा, उन लोगों का जेनोसाइड करा। जेनोसाइड का मतलब होता है मास मर्डरिंग। ज्यूज़ लोगों को मारा गया कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स वगैरह में। और तो उनमें से एक थी एन फ्रैंक की फैमिली। उनके पापा, उनकी फैमिली इस जो ज्यूज़ लोगों से प्रोसिक्यूशन होता है, ज्यूज़ लोगों को मारना हो रहा था, उससे बचने के लिए वो लोग जर्मनी की साइड में एक और देश है नीदरलैंड्स, वो वहाँ बस गए थे। कुछ टाइम के लिए छुप गए थे कि शायद जब वॉर ख़त्म हो जाए, जब नाज़ी लोग ज्यूज़ को मारना बंद करें तो वो वापस जाएंगे, लेकिन उनको वापस जाने का भी मौका नहीं मिला और जब वो गए तो उनकी डेथ हो गई वहाँ। जब वो नीदरलैंड्स में एक एम्स्टर्डम नाम की एक सिटी है वहाँ बस गए थे, लेकिन फिर बाद में जब नाज़ी लोगों ने नीदरलैंड और उसके आसपास वाले और भी जगहों पे हमला करने शुरू कर दिए तो वहाँ वो लोग पकड़े गए। जितने भी लोग थे एन फ्रैंक और उसके परिवार के साथ, उन सब लोगों में से किसी एक ने, मे भी किसी एक ने किसी को धोखा दिया, और इस कारण से उस धोखे के कारण नाज़ी लोगों ने उन लोगों को पकड़ लिया। आगे जाके एन फ्रैंक की फैमिली, एन फ्रैंक की कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डेथ हो जाती है। वो बहुत सारे ज्यूज़ की तरह, लाखों ज्यूज़ की तरह वो भी मर जाते हैं, लेकिन उनके पापा बच जाते हैं। और जब वॉर ख़त्म होती है तो उनके पापा को पता चलता है कि उनकी बेटी ने उस पूरे वॉर के टाइम पे अपने डायरी को मेंटेन रखा था। वो डायरी लिखती थी एन फ्रैंक। तो उस टाइम उसने पूरे वो 1-2 साल, जब उसके पापा मम्मी है उस एक सीक्रेट हाइड आउट में एक छुपने वाली जगह पे रह रहे थे, उसकी सारी चीज़ें रिकॉर्ड करी हुई थी। तो उनके पापा ने सोचा कि उसको पब्लिश करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने इस अपनी बेटी की डायरी को द डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से पब्लिश कर दिया। द डायरी ऑफ एन फ्रैंक दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली बुकों में से एक है। लोग बहुत पढ़ते हैं इस बुक को, क्योंकि ये एक रियल डायरी है एक बच्ची की, उस टाइम की जब वॉर चल रही थी। क्या उस बच्ची की दिमाग की चीज़ रही होंगी, क्या उसके माइंड में रहा होगा, बहुत अच्छा है। एन फ्रैंक की तो डेथ हो गई, लेकिन उसकी मेमोरी, उसकी डायरी सर्वाइव कर गई। उसका एक पार्ट है। ये डायरी है, तो इसमें कोई इतनी वैसी चीज़ें नहीं है होंगी, मतलब इन अ सेंस कि आप डिफ़िकल्ट है समझने, बहुत इजी होगी। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, मैं आपको हिंदी में एक एक दो दो लाइन को कन्वर्ट करके बताती रहूँगी ताकि आपको समझ आए और आप इजली इसको समझो कि उस बच्ची क्या सोचे। अभी इस टाइम पे जो ये चैप्टर है ये उसका पार्ट का नहीं है, जब उसकी फैमिली एम्स्टर्डम चली गई थी। ये उसकी बहुत पहले की डायरी है, स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं ये, जब वो अभी तक प्रोसिक्यूशन ज्यूज़ का स्टार्ट नहीं हुआ था। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। लिखना मेरे लिए बहुत अजीबोगरीब फीलिंग देता है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कभी नहीं लिखा है, but also because it seems to me that later on neither and I nor anyone else will be interested in musings of a 13-year-old school girl. लेकिन इसलिए भी कि मेरे हिसाब से आगे जाके मैं भी नहीं और कोई और भी किसी 13 साल की लड़की की डायरी को पढ़ना नहीं चाहेगा, उसके बारे में इंटरेस्टेड नहीं होगा। ओह वेल, ओके ठीक है, इट डजंट मैटर, ये इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। मुझे मन कर रहा है लिखने का, और बहुत सारी बातें भी हैं जिनको मैं अपनी छाती से निकालना चाहती हूँ, बहुत सारी अंदर बातें जिनको मैं कहना चाहती हूँ और मैं उनको निकालना चाहती हूँ, तो मैं लिख रही हूँ। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। एक पेपर के अंदर ज़्यादा पेशेंस है, ज़्यादा सब्र है इंसानों की बजाय। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at my home with my chin in my hands, bored and listless. नॉर्मली पेपर के अंदर ज़्यादा सब्र होता है इंसान के मुकाबले। मैं ये थॉट के बारे में सोचती रहती हूँ, खासकर तब
जब मैं काफ़ी थोड़ा लिटिल डिप्रेस, थोड़ा सा मुझे अजीब बुरा सा लग रहा होता है और मैं घर में बैठी होती हूँ, मेरी जो चेन होती है वो मेरे हैंड्स के अंदर होती है, मैं बोर्ड होती हूँ, मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है करने को, लिस्टलेस, मुझे कुछ करने का मन नहीं है, कुछ है ही नहीं करने को, वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और टू गो आउट, सोचने कि घर में रहना है कि बाहर जाना है। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, मैं फिर वहीं रहती जहाँ मैं थी, यानी घर पे, और ब्रूडिंग, मैं सोच रही हूँ येस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ पेपर के अंदर ज़्यादा सब्र है। सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन रीड दिस स्टेप बैक नोटबुक ग्रांटली रेफर टू एज डायरी, जैसे कि मैं प्लान तो ये बिल्कुल नहीं कर रही, मैं ये ना मैं चाहती हूँ कि कोई ये मोटे से कवर की नोटबुक को पढ़े जिसको उसके नाम से रिस्पेक्टफुली डायरी कहते हैं, अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, अनलेस मुझे कोई सच्चा दोस्त मिले, इट्स प्रॉब्ली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रमोटेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। नाउ हम चलो उस बात करते हैं जिसके कारण मुझे हुआ कि मुझे डायरी लिखनी है, मेरा कोई दोस्त नहीं है। जैसे कि नॉर्मली हम डायरीज़ क्यों लिखते हैं, क्योंकि नॉर्मली दोस्त नहीं होते, या कहते हैं कि डायरी लिखनी इसलिए चाहिए कि ताकि ना जितनी भी तुम्हारे पास वेस्टफुल चीज़ें ना, इंसान ना हर चीज़ शेयर करना चाहता है। नॉर्मली जो लोग शांत होते हैं ना, मे बी वो इसलिए शांत है क्योंकि वो डायरी लिखते हैं, क्योंकि डायरी में तुम अपनी सारी जितनी भी तुम्हारी फीलिंग्स हैं, दिमाग के थॉट्स हैं, वो तुम निकाल देते हो उस पर और तुम शांत रहते हो। फिर तो उसका मेरे हिसाब से सबको डायरी लिखनी चाहिए। डायरी नहीं तो कम से कम आप वीकली रिफ्लेक्शंस या जर्नल लिख सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है ये आपके दिमाग को शांत कर देगी। आप सारी बेकार की चीज़ जो भी आपके दिन भर में आप उसमें डाल देते हो। एक दो बार ट्राई करके देखो डायरी लिखना और मज़ा आएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन फिर तुम देखोगे कि तुमने 15 दिन डायरी लिखी, 10 दिन, फिर और मोटिवेशन मिलती है, फिर तुम आगे बढ़ोगे। और ये लाइफ में एक बहुत सबसे अच्छी हैबिट्स में से एक है डायरी लिखना। अभी वापस उसमें जाते हैं चैप्टर में। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मैं इसको ज़रा ठीक से बोलती हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव दैट 13-year गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि कोई भी मेरे हिसाब से ये बिलीव नहीं करेगा कि 13 साल की लड़की इस दुनिया में अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं नहीं हूँ अकेली। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर, मेरे अच्छे पेरेंट्स हैं, और मेरी एक 16 साल की बड़ी बहन भी है। एंड दे आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और इतने करीबन 30 लोग हैं जिनको मैं दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव फैमिली, मेरे पास आंट्स हैं, मेरा एक अच्छा घर है। नो, ऑन द सर्फेस लेवल आई सीम टू हैव एवरीथिंग। सर्फेस लेवल पे ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, एक्सेप्ट एक सच्चे दोस्त की। All I can think about when I am with friends is having a good time. जब अपने दोस्तों के साथ होती हूँ, मैं सिर्फ एक अच्छा टाइम स्पेंड हो, मैं उसके बारे में सोचती हूँ। हम भी ऐसे ही करते हैं ना, हम जो दोस्तों के साथ होते हैं, हम सिर्फ चाहते हैं कि एक अच्छा टाइम स्पेंड हो, या हम जितने भी दिन भरी टेंशन वगैरह हम उसको भूल जाएं। आई कैन ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी थिंग्स। मैं अपने आप को किसी चीज़ के अलावा कुछ कहने का मेरा मन ही नहीं करता। मतलब हम लोग जब भी बैठते हैं, मैं अपने दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करी, तो मैं सिर्फ उन नॉर्मल एवरीडे थिंग्स के बारे में बात करें जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं। वी डोंट सीम टू गेट एबल टू गेट एनी क्लोजर, हम इतने क्लोज नहीं हैं, एंड वी डोंट दैट्स द प्रॉब्लम, और यही प्रॉब्लम है। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कॉन्फाइड इन ईच अदर, मे बी इट्स द प्रॉब्लम दैट वी कॉन्फाइड, मतलब हम पर्सनल थिंग्स शेयर नहीं करते। तो उसमें एंड फ्रेंड बेसिकली ये समझा रही है कि बस दोस्त तो हैं, लेकिन वो दोस्त सब पर्सनल बातें नहीं कर पाती, वो बातें नहीं करते जिसके अंदर दिल की होती हैं। वो रोज़मर्रा की बातें कर लेती है, हाँ आज होमवर्क ज़्यादा है, या आज हम ये खेलने जाएंगे, हाँ वो मूवी या वो बुक अच्छी है, मतलब उस टाइम मूवीज़ तो नहीं थी, बट हाँ वो बुक अच्छी है, वो प्ले अच्छा है, वो पोएम अच्छी है, या आज मैंने ये खाया, मैंने ये नहीं खाया, मैं यहाँ गई। मतलब वो रोज़मर्रा की ऊपरी बातें, दिल की बातें वो नहीं कर पाती थी। दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, यही है जैसी चीज़ें हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज। और बदकिस्मती ये है कि ये चीज़ें बदलना नहीं चाहती। दिस इज़ द वे आई स्टार्टेड दिस डायरी, यही रीज़न है कि मैंने ये डायरी स्टार्ट करी है। टू इन्हांस द इमेजिनेशन ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, जो मेरे दिमाग के अंदर मैंने जो इमेजिनरी फ्रेंड बनाया है, इसकी इमेजिनेशन को और बढ़ाने के लिए, इसको थोड़ा और इन्हांस करने के लिए, आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल विल डू, बट आई वांट माई डायरी टू बी माई फ्रेंड।
एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। सो कह रही कि मुझे दूसरे लोगों की तरह डायरी नहीं लिखनी जिसमें वो डायरी में मेन बातें लिख देंगे, मेन रोज़मर्रा के पॉइंट्स इवेंट्स लिख देंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरी डायरी मेरी फ्रेंड हो और मैं इस फ्रेंड का नाम रखूँगी किटी। Since no one will understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I better provide a brief sketch of my life, as much as I dislike doing it. Since no one will understand a word of my stories to Kitty, since कोई भी इस चीज़ को समझ नहीं पाएगा जो मैं कहानी किटी को अब बताऊंगी, अगर मैं सीधे अब उसको लिखना शुरू कर दूँगी इन कहानी को, सबसे पहले मुझे एक ब्रीफ स्केच अपनी लाइफ का बता देना ज़रूरी है। चाहे इसको बताने में मुझे चाहे जितना मुझे अजीब फील हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। माई फादर, द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। मेरे फादर या मेरे पापा, जो कि दुनिया के सबसे प्यारे पापा हैं जो मैंने देखी हैं, डिडंट मैरी माई मदर एंड ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। मेरी मम्मी से उन्होंने शादी नहीं करी थी जब तक वो 36 की नहीं हुई थी और मेरी मम्मा 25 की नहीं हुई थी। माई सिस्टर मार्गरेट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी 1926। मेरी सिस्टर जो मार्गरेट है वो बोर्न हुई थी फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 1926 में, और मैं बॉर्न हुई थी 12 जून 1929 को। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। सो अब एन की जो फैमिली थी वो 1933 में एमिग्रेट हो गई थी हॉलैंड में। वो एक फ्रैंकफर्ट, जैसे जर्मनी के तो बहुत सारे अलग अलग सिटीज़ हैं, सिटीज़ के नाम बात करें हुए हैं, फ्रैंकफर्ट एक सिटी है, तो वहाँ से वो सीधा हॉलैंड में चले गए। माई मदर ईडिथ होलेंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। सो उसकी पहले उसकी मम्मा उनके साथ गई पापा के साथ, वाइल मार्गरेट एंड आई वॉज सेंट टू आर्केन टू स्टे विद अ ग्रैंड मदर। और फिर जो उसकी बड़ी बहन थी और एन थी वो अपनी दादी के साथ रहने लगे। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। जो मार्गरेट थी वो अपनी मम्मा पापा के पास दिसंबर में गई, एंड आई फुल इन फरवरी, और एन फरवरी में गई। When I was plunged down on the table as a birthday present for Margaret. So इसमें वो एन कह रही है कि एज अ बर्थडे गिफ्ट लाइक मार्गरेट का था, उसके मम्मी पापा ने उसको टेबल के ऊपर पटक दिया मतलब उसको वहाँ ले आए। आई स्टार्टेड राइट अवे एट मोंटेसरी नर्सरी स्कूल। सो वो उन्होंने मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में नर्सरी करी होगी। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6। और 6 साल तक उन्होंने उस नर्सिंग स्कूल में पढ़ाई करी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस कप्रेस, द हेड मिस्ट्रेस, एंड द एंड ऑफ द ईयर वी बोथ वर इन टीयर्स एंड वी सेड हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। सो वहाँ वो 6th क्लास तक पढ़ी एंड फ्रैंक उस जगह पे, फिर उसके बाद उसने वो नर्सरी स्कूल छोड़ दिया। In summer of 1941, grandma fell ill and have to have an operation. So my birthday passed with little celebration. So 1921 की गर्मियों की जो उनकी दादी थी उनकी तबीयत ख़राब हो गई, उनका ऑपरेशन था, तो एन फ्रैंक अपना बर्थडे थी सही तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पाई थी। Grandmother died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. So एन फ्रैंक कह रही वो अपनी ग्रैंडमा की उसकी मौत के बाद वो भी उनको याद रखती है। This birthday celebration 1942 was intended to make up for the others. And the grandma candle was later along with the rest. So 1942 में जब बैंक का दूसरा बर्थडे बना तो उसके बाद उन्होंने साथ में ग्रैंडमा की कैंडल्स भी जलाई थी उनकी याद में। The 4 of us are still doing well, and that brings me to the present day of June 29, 1944 and so many declaration of my diary. और फिर उस पर अब वो बात करी कि आज का टाइम डेट जो है वो 20 जून 1942 है, सैटरडे है, और इसी दिन एन फ्रैंक अपनी डायरी लिखनी शुरू कर रही है। डियरेस्ट किटी, अब इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स करेंगे।